brought to you by Kuku FM and Infinix. 2022 का साल किसी के लिए अच्छा हो या ना हो, लेकिन ब्रिटेन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के लिए कतई अच्छा नहीं बीत रहा। ब्रिटेन में इस साल 44 दिनों के भीतर 2 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। सितंबर में बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया था। 20 अक्टूबर को नई नवेली पीएम लिज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा। अब तीसरे को लाने की तैयारी चल रही है। ब्रिटेन की खबर अभी बासी भी नहीं हुई थी कि अगले दिन पाकिस्तान में खेल हो गया। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ईसीपी ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 5 सालों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पद से हटाए गए इमरान खान अपनी खोई जमीन वापस हासिल कर रहे थे। हाल के उपचुनाव में उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को ठीक ठाक सफलता मिली थी। माना यह जा रहा था कि इमरान खान अगला आम चुनाव जल्दी कराने में सफल हो जाएंगे, मगर उससे पहले ही उनके पॉलिटिकल करियर पर लगाम कस दी गई है। तो आज हम समझेंगे चुनाव आयोग ने इमरान खान को अयोग्य क्यों घोषित किया और अब इमरान के सामने क्या रास्ता बचा हुआ है। पाकिस्तान के बाद हम चलेंगे ब्रिटेन की तरफ, जहां लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद नए नेता के चुनाव का प्रोसेस शुरू हो गया है। जानेंगे ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आगे चलने से पहले एक जरूरी जानकारी, दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर है कुकू एफएम। कुकू एफएम के दिवाली सेल में पाएं सालाना सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते समय दिवाली 50 का कोड डालें और जीते लाखों के इनाम। इसके बारे में डिटेल से जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ध्यान रहे, ये ऑफर 25 अक्टूबर 2022 तक के लिए ही है, तो बनाइए ये दिवाली कामयाबी वाली। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं। पहले करते हैं पाकिस्तान की बात, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का राजनीतिक भविष्य अंधकार में हुआ जा रहा है। उन्हें चुनाव आयोग ने 5 बरस के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। पूरा मामला बताएं उससे पहले बैकग्राउंड को थोड़ा समझ लेते हैं। फारसी भाषा का एक शब्द है तोशा खाना। इसका मतलब होता है खजाने वाला कमरा। मुगलों के दौर में तोशा खाना का इस्तेमाल राजसी लोगों को मिलने वाले तोहफों को रखने के लिए किया जाता था। आज़ादी के बाद भारत में यह व्यवस्था कायम रही। इसमें सरकारी अधिकारियों को विदेश में मिलने वाले तोहफों को जमा किया जाता है। 1978 की गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार तोशाखाना में गिफ्ट जमा कराए जाने की तय समय सीमा 30 दिनों की होती है। भारत में तोशाखाना का काम विदेश मंत्रालय संभालता है। पाकिस्तान में तोशाखाना की स्थापना 1974 के साल में की गई। इसको कैबिनेट डिवीजन के नियंत्रण में रखा गया। इसे विदेश दौरों पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले तोहफों को रखने के लिए बनाया गया था। पाकिस्तान में तोशाखाना कानून किन किन पर लागू होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, नेशनल असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसद के सदस्य, सरकारी अधिकारी और स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी। भले ही ये लोग छुट्टी पर हों या ड्यूटी पर, ये तोशाखाना कानून को मानने के लिए बाध्य है। इसके नियम क्या क्या है? नियम के अनुसार विदेशी दौरों पर मिलने वाला गिफ्ट अगर एक तय कीमत से अधिक का हो तो उसे तोशाखाना में जमा कराना होता है। यहाँ पर एक प्रावधान है, अगर कोई गिफ्ट को अपने पास रखना चाहे तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है, वही बाजार की दर से गिफ्ट की कीमत तय करती है। लगभग 5 दशक के इतिहास में पाकिस्तानी नेताओं और अधिकारियों को बेशुमार तोहफे मिले। इसका रिकॉर्ड कभी बाहर नहीं आ पाया। पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार जब कभी जानकारी मांगी गई, संवेदनशीलता का हवाला देकर टालमटोल किया जाता रहा। पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर धांधली के केस भी चल रहे हैं। पाकिस्तान में तोशाखाना से जुड़े 2 और जरूरी नियम हैं जिनका सबको पालन करना होता है। पहला, जिस किसी को भी गिफ्ट मिला हो उसे उसकी अनुमानित कीमत के बारे में कैबिनेट डिवीजन को बताना होता है। उम्मीद की जाती है कि वे बिना देरी के उसे तोशाखाना में जमा करवा देंगे। और दूसरा, अगर कोई गिफ्ट ऐतिहासिक महत्व का हो तो उसे किसी भी कीमत पर बेचा नहीं जा सकता। इस तरह के तोहफों को तोशाखाना में ही रखना होता है। सितंबर 2021 में एक पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी ने डॉन को कई चौंकाने वाली बातें बताई थी। उन्होंने कहा था कि नियमों का कभी सही से पालन नहीं किया गया। कई बार तो लोगों ने गिफ्ट की बात छिपा ली। उन्होंने कैबिनेट डिवीजन को कुछ बताया ही नहीं। तोशाखाना में रखे गए तोहफों को तय कीमत देकर खरीदा जा सकता है। ये कीमत पद की वरिष्ठता के अनुसार घटती बढ़ती है। बताया गया कि लोगों ने जानबूझकर गिफ्ट की कीमत घटाकर बताई ताकि उन्हें कम कीमत पर खरीदा जा सके। ज्यादा जरूरी तोहफों के लिए जगह बचे, इसके लिए पुराने तोहफों की सार्वजनिक नीलामी की व्यवस्था है। रिपोर्ट के अनुसार ये नीलामी कभी हुई ही नहीं।
आज हम पाकिस्तानी तोशाखाना की चर्चा आखिर कर क्यों रहे हैं? दरअसल इसी तोशाखाना के तोहफों की खरीद बिक्री में धांधली के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान को 5 साल के लिए संसद या विधानसभा का हिस्सा बनने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग की 5 मेंबर्स वाली बेंच ने फैसला सुनाया। चुनाव आयोग ने कहा कि इमरान ने चुनावी डिक्लेरेशन में गलत जानकारी दी और कई बातें छिपाई भी। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। फैसले से पहले चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। इसके बावजूद दफ्तर के बाहर गोलीबारी की घटना दर्ज की गई। इस गोलीबारी में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन तनाव अचानक से बढ़ गया है। पीटीआई के नेता फवाद चौधरी ने कहा कि यह फैसला 22 करोड़ लोगों के मुंह पर तमाचा है। चुनाव आयोग शरीफ बंधुओं के इशारे पर काम कर रहा है। फवाद चौधरी ने लोगों से सड़क पर आकर विरोध करने की अपील की है। कई शहरों में प्रोटेस्ट की खबरें भी सामने आ रही हैं। उधर इमरान के वकील ने कहा है कि चुनाव आयोग के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। अब इमरान का क्या होगा? इमरान के भविष्य को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। कानूनी जानकार बता रहे हैं कि इमरान अगले आम चुनाव तक के लिए अयोग्य रहेंगे। उनकी सीट तत्काल प्रभाव से खाली हो जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान के पास 2 रास्ते बचे हैं। पहला, 45 दिनों के अंदर इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने अपील कर सकते हैं। अगर वो अपील नहीं कर पाए या उनकी अपील ठुकरा दी गई तो उनकी संसद की सदस्यता चली जाएगी। फिर उनकी सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे। हाल के दिनों में हुए उपचुनावों में इमरान की पार्टी को जबरदस्त जीत मिली है। उन्हें लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। पिछले 27 वर्षों से वो पार्टी के सुप्रीम लीडर बने हुए हैं। उनके बिना पीटीआई की कल्पना बेहद मुश्किल है। इसलिए उनकी पार्टी चुनाव आयोग के फैसले को हल्के में कतई भी नहीं लेगी। अब ये भी जान लेते हैं कि इमरान को किस मामले में दोषी पाया गया। इमरान खान अगस्त 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। उनका दावा है कि उन्हें अगस्त 2018 से दिसंबर 2021 के बीच 58 तोहफे मिले। इनमें से सिर्फ 14 की कीमत 30,000 पाकिस्तानी रुपए से अधिक थी। जब इमरान सरकार में थे तब विपक्षी पार्टियां उनके ऊपर धांधली का आरोप लगा रही थीं। तब सूचना आयोग ने जानकारी रिलीज करने का आदेश दिया। इमरान सरकार ने इससे इनकार कर दिया, कहा कि इससे दूसरे देशों के साथ संबंध खतरे में पड़ सकते हैं। अप्रैल 2022 में इमरान खान को कुर्सी छोड़नी पड़ी। अगस्त में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने नेशनल असेंबली के स्पीकर के पास एक प्रस्ताव रखा। इसमें इमरान को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। स्पीकर ने प्रस्ताव को चुनाव आयोग के पास भेज दिया। चुनाव आयोग ने पीटीआई को नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग को दिए जवाब में इमरान ने 4 तोहफे बेचने की बात स्वीकार कर ली। क्या क्या? इसमें घड़ी, कलम, कफलिंक और 3 रोलेक्स की घड़ियां थीं। पीडीएम का आरोप था कि इमरान ने तोशाखाना से लगभग 2 करोड़ में गिफ्ट्स खरीदे, फिर उन्हें लगभग 6 करोड़ की कीमत में बेच दिया। चुनाव आयोग के फैसले के बाद पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। सत्ताधारी गठबंधन के नेता इमरान को भ्रष्ट और चोर बता रहे हैं। उनका कहना है ये कानून की जीत है। वहीं इमरान के समर्थक इसे कानून का गलत इस्तेमाल बता रहे हैं। वे अदालत के साथ साथ सड़कों पर भी लड़ने की तैयारी में हैं। जानकार बता रहे हैं कि पाकिस्तान का राजनीतिक संकट और गहराने वाला है। इसमें इमरान खान का भविष्य क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। इससे जुड़ी अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिलती रहेंगी। पाकिस्तान के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। अब चलते हैं ब्रिटेन की तरफ। पहले आप ये वीडियो देखिए। I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. कंजर्वेटिव पार्टी ने जिन उम्मीदों के साथ मुझे कमान सौंपी थी, मैं उन्हें पूरा नहीं कर सकी। इसलिए मैंने किंग चार्ल्स को बता दिया कि मैं प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे रही हूँ। यूके में पिछले कई महीनों से चल रहे राजनीतिक प्रहसन का एक और चैप्टर बीत चुका है। मौजूदा प्रधानमंत्री लिज ट्रस अब कार्यकारी की भूमिका में आ चुकी हैं। वो अगला नेता चुने जाने तक पद पर बनी रहेंगी। यूके के इतिहास में सबसे कम समय तक पीएम रही ट्रस की राह शुरू से ही मुश्किल दिखाई दे रही थी। वो पार्टी के अंदर की कलह को रोक पाने में नाकाम रही। इसके अलावा बाहरी समस्याओं के सामने भी वो बेबस दिखाई दी। ट्रस ने कहा कि अगले हफ्ते तक यूके को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। इसके लिए पार्टी के अंदर चुनाव होना है। चर्चा चल रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। समझेंगे कि लिज ट्रस को इतनी जल्दी क्यों जाना पड़ा और यूके का अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। अंग्रेजी भाषा में एक वस्तु है लेक्टर्न। इसका शाब्दिक अर्थ भाषण मंच होता है। सूरत थोड़ी थोड़ी पोडियम से मिलती है। इसमें सबसे ऊपर माइक लगे होते हैं। पन्ना रखने, हाथ टिकाने के लिए एक सतह बनी होती है। पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है ऐलान के लिए, संबोधन के लिए।
बात कुछ यूं है कि इन दिनों नंबर 10 डाउनिंग वाले लेक्टर्न की पूछ काफ़ी बढ़ गई है। नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट यूके के प्रधानमंत्री के घर और दफ्तर का आधिकारिक पता है। इसे बोलचाल की भाषा में नंबर 10 भी कहते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नंबर 10 का लेक्टर्न यूके के प्रधानमंत्री से ज़्यादा भरोसेमंद है, कम से कम वो तो इतनी जल्दी नहीं बदल रहा। पहले आप ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 5 सितंबर 2022 की है। इसमें 2 व्यक्ति लेक्टर्न की पोजीशन ठीक कर रहे हैं। बैकग्राउंड लिस्ट ट्रस अपने पति के साथ खड़ी हुई हैं। कुछ समय बाद ट्रस सामने आती हैं। उनके चेहरे पर बेपनाह मुस्कुराहट तैर रही है। वो कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप का चुनाव जीत चुके हैं। मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे के बाद यूके की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी ट्रस अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा करती हैं। वो यूके की बेहतरी के लिए वादे भी करती हैं। अब दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये 20 अक्टूबर 2022 की तस्वीर है। इसमें एक व्यक्ति लेक्टर्न को धक्का देता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इसे नंबर 10 के दरवाजे पर लगाने जा रहा है। एक बार फिर से लिज ट्रस सामने आती हैं। इस बार उनके चेहरे पर हताशा का भाव दिखाई देता है। वो अपने इस्तीफे का ऐलान कर वापस लौट जाती हैं। लेक्टर्न समेट लिया जाता है। हफ्ते भर के बाद ही उसकी वापसी भी होनी है। तब तक वो एक नए प्रधानमंत्री का इंतजार करेगा। इंतजार तो यूके की जनता भी कर रही है, एक स्थायी प्रधानमंत्री का जिसकी बुनियाद में जोर हो। पहले समझ लेते हैं लिज ट्रस को 44 दिनों के अंदर इस्तीफा देना क्यों पड़ा। हमने 20 अक्टूबर के दुनियादारी में यूके की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन के इस्तीफे की कहानी आपको सुनाई थी। सुएला लिज के कुछ वफादार लोगों में से थी। उनके इस्तीफे के पीछे का कारण अस्पष्ट रूप से बाहर आया। पहले कहा गया कि सुएला ने निजी ईमेल से एक गोपनीय दस्तावेज शेयर किया, इसी वजह से उन्हें जाने के लिए कहा गया था। लेकिन शाम होते होते पता चला कि कहानी कुछ और ही है। सुएला ब्रेवरमैन सरकार की आर्थिक और प्रवासी से जुड़ी नीतियों से नाखुश थी। उन्होंने अपनी नाराजगी आला कमान के साथ साझा भी की थी, लेकिन मामला जमा नहीं और अंततः सुएला ने कुर्सी छोड़ने का फैसला किया। 19 अक्टूबर की देर रात तक पार्टी के अंदर का झगड़ा भी खुलकर सामने आ चुका था। फ्रैकिंग से जुड़े एक बिल पर व्हिप जारी होने के बावजूद कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स विरोध में गए। उन्होंने खुले तौर पर ट्रस की मुखालफत की। इससे पहले मिनी बजट पर मचे हंगामे के बाद 14 अक्टूबर को वित्त मंत्री क्वासी क्वारतेंग को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। 20 अक्टूबर की दोपहर तक साफ हो गया था कि ट्रस की नींव कमजोर पड़ चुकी है। दोपहर बाद लिज ने 1922 कमेटी के चेयरमैन ग्राहम ब्रैडी से मुलाकात की। इसके बाद ऐलान हुआ कि वो देश के नाम संबोधन देंगी। ट्रस आई और उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि 28 अक्टूबर तक नया प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा। तब तक लिज ट्रस कार्यकारी पीएम के तौर पर काम करती रहेंगी। अगला पीएम कैसे चुना जाएगा? इस समय हाउस ऑफ कॉमन्स में कंजर्वेटिव पार्टी के पास पर्याप्त बहुमत है। वो अकेले दम पर सरकार बना सकती है, इसलिए उन्हें नया चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं होगी। पार्टी अपने अंदर ही चुनाव कराकर नया नेता चुनेगी। ये चुनाव होगा कैसे, इस चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है, सब बताते हैं। चुनाव में खड़ा होने के लिए कैंडिडेट को कम से कम 100 सांसदों का समर्थन चाहिए। इस समय कंजर्वेटिव पार्टी के 357 सांसद हैं। इस हिसाब से अधिकतम 3 सांसद चुनाव में खड़े हो सकते हैं। अगर 3 कैंडिडेट हुए तो उनके बीच वोटिंग कराई जाएगी। तीसरे नंबर का कैंडिडेट अपने आप बाहर हो जाएगा। फिर 2 कैंडिडेट्स के बीच वोटिंग होगी। पहले पार्टी के सांसद वोट डालते हैं, उसके बाद पार्टी के सदस्य ऑनलाइन वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इसमें जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो विजेता होगा। विजेता कैंडिडेट कंजर्वेटिव पार्टी का मुखिया होने के साथ साथ यूके का नया प्रधानमंत्री भी बनेगा। कौन लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं? मीडिया रप्टों के अनुसार पार्टी के सांसदों ने ट्विटर और मीडिया में अपनी पसंद बताने की शुरुआत कर दी है। बड़ी संख्या में सांसद बोरिस जॉनसन की वापसी की मांग कर रहे हैं। जॉनसन 5 सितंबर तक यूके के प्रधानमंत्री थे। उनके अलावा ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डॉन्ट के नाम पर भी चर्चाएं चल रही हैं। इस मामले से जुड़ी बाकी अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिलती रहेंगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।